अ, नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? और हमारा जो टेस्ट सीरीज का ये प्रयास चल रहा है, आप लोग को कैसा लग रहा है? यदि पसंद आ रहा हो तो वीडियोज़ को लाइक करें और अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे दोस्तों के यहाँ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं अपना टेस्ट सीरीज का अगला वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज हम अपने टेस्ट सीरीज का पेपर नंबर 15 का पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें देखते हैं प्रश्नों को। तो हमारा जो प्रश्न 6 है उसमें नॉर्मन पिचार्ड ने सन 1900 ओलंपिक में कितने प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था? 2, 5, 4, 6। अगर हम नॉर्मन पिचार्ड की बात करें तो ये एक एंग्लो इंडियन नागरिक के रूप में भारत में था और ब्रिटिश सेना में अफसर था और ये ब्रिटिश था। तो जो 1900 ओलंपिक था, सन 1900 सन में वो जो ओलंपिक हुआ था वो द्वितीय ओलंपिक था और वो पेरिस में आयोजन किया गया था। तो उस समय ये नॉर्मन पिचार्ड जो था अपनी छुट्टियां मनाने पेरिस गया हुआ था, क्योंकि सन 1900 ओलंपिक में खिलाड़ी कम पड़ने लगे तो ओलंपिक संघ ने ओपन प्रतिस्पर्धा का फैसला लिया, यानी कि सब लोग खेल सकते हैं इस प्रतियोगिता में। तो वहीं नॉर्मन पिचार्ड ने भी इस प्रतिस्पर्धा में अपना नाम लिखवा दिया। तो उस प्रतिस्पर्धा में इसने जो है कि 5 प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था, जिसमें से पहला प्रतिस्पर्धा था 200 मीटर रेस का और दूसरा 200 मीटर हर्डल रेस का। दोनों में इसने सिल्वर यानी रजत पदक जीता और 110 मीटर हर्डल रेस में फाइनल में गया था और 60 मीटर रेस और 100 मीटर रेस में भाग लिया, लेकिन पहले ही ये प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गया। इस तरह इसने कुल 5 प्रतिस्पर्धा 200 मीटर हर्डल रेस, 110 मीटर हर्डल रेस, 60 मीटर रेस और 100 मीटर रेस में ये भाग लिया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5। अब प्रश्न संख्या हम 7 की बात करते हैं। रक्त का ऑक्सीकरण कहा जाता है। रक्त के ऑक्सीकरण कहा जाता है तो फेफड़ा, यकृत, किडनी, हृदय। यदि हम रक्त की ऑक्सीकरण की बात करें से तात्पर्य है कि रक्त जो होता है ऑक्सीजनेटेड, यानी कि ऑक्सीजन युक्त कहाँ होता है, नहीं रक्त में ऑक्सीजन कहाँ से आता है। तो अगर हम हृदय की बात करें तो हृदय तो रक्त को पूरे शरीर में सप्लाई करता है और फिर सप्लाई होने के बाद वो फिर रक्त वापस हृदय में ही आता है। ठीक, अगर हम किडनी की बात करें तो जब रक्त किडनी में जाता है तो वहाँ पे वो प्यूरिफाई होता है, शुद्ध होता है, यानी जो उसमें यूरिया होता है, पानी होता है और वेस्ट तरल मटेरियल जो भी होते हैं वहाँ पे किडनी द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और हमें उत्सर्जन तंत्र के अंगों द्वारा वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। और यदि यकृत की बात करें तो इसमें यहाँ पे भी रक्त जो होता है विटामिन वगैरह मिलता है, ठीक। लेकिन अगर हम फेफड़े की बात करें, जो इस प्रश्न का सही उत्तर है फेफड़ा, इसमें जब रक्त रक्त अशुद्ध होकर, यानी कि जब जाता है फेफड़े में रक्त, तो उस समय इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और भी बहुत चीज़ें होती, गैसेज होती है जो रक्त में जाती, फेफड़े में जाती है। उसके बाद वहाँ पे हमारे जो हीमोग्लोबिन होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प को छोड़ दिया जाता है और वहीं से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लेती है हीमोग्लोबिन। और उसके बाद वो हृदय में आती है, फिर वो पूरे शरीर में हृदय द्वारा फैलती है। तो रक्त को हमने देखा कि हृदय फेफड़े में जाकर वो ऑक्सीजन युक्त होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, फेफड़ा। अब हम प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं कि किसी भी मानव अस्थि पंजर में निम्न में से किस जोड़ को अर्धचल कहा जाता है। इसमें दो चीजें हैं कि किस मानव अस्थि पंजर, यानी कि हमारे स्केलेटल की बात कर रहा है, कंकाल की बात कर रहा है, और किस कंकाल की जोड़ की बात कर रहा है, किस जोड़ को अर्धचल, यानी कि किस जोड़ को हम अर्धचल जोड़ कहते हैं। शरीर में 3 प्रकार की जोड़ें होती हैं, अचल संधि, अर्धचल संधि और चल संधि। तो अगर हम अचल संधि की बात करें
तो वो पूर्ण रूप से स्थिर होते हैं, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, कोई मूवमेंट नहीं होता, इसलिए इसको अनमूवेबल जॉइंट भी कहते हैं। जो अचल अचल संधि होती है, फिक्स जॉइंट भी कहा जाता है, और फाइबर्स भी कहा जाता है। इसमें कोई मूवमेंट तो नहीं होती, जैसे कि हमने देखा सिर की हड्डी की जो जोड़े होती है, या चेहरे की जो स्कल होती है उसकी जो जोड़े होते हैं, उनको वे एकदम स्थिर होते हैं। अगर एग्जाम्पल देखें तो हमारे जो सिर की हड्डियों की जॉइंट है उसको हम सूचर कहते हैं। अगर दांत और मसूड़े के जो जॉइंट होते हैं वो भी स्थिर जॉइंट होते हैं, अचल संधि होती है, वहाँ पे भी गम्फोसिस कहते हैं। अब अगर हम डाइआर्थ्रो तो इसको हम जो अचल संधि होती है इसको हम साइनाथ्रोसिस भी कहते हैं, यानी कि जो साइनोथ्रेसिस ऑप्शन बी है वो एक फिक्स जॉइंट है, अ, अचल संधि है। अगर हम ऑप्शन बी डाइआर्थ्रोसिस और ऑप्शन डी साइनोवियल जोड़ की बात करें, तो डाइआर्थ्रोसिस जो होता है, डाइआर्थ्रोसिस एक एक तरह से चल संधि होती है, यानी कि ये पूरी तरह से फ्री मूवेबल होती है, यानी पूरी तरह से जोड़ों पे गति होती रहती है। इसको हम साइनोवियल जॉइंट्स भी कहते हैं, और ये 6 प्रकार के काम करते हैं, यानी कि जो डाइआर्थ्रोसिस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट एक ही जॉइंट होते हैं। इसमें 6 प्रकार की जोड़े आती हैं, जैसे कि हमारा बाल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, कॉन्डेलाइट जॉइंट, पीवट जॉइंट, सैडल जॉइंट आती है। लेकिन इस प्रश्न में जो अर्धचल संधि के बारे में बात किया तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए एम्फाथ्रोसिस है। अगर एम्पार्थ्रोसिस की हम बात करें तो इस प्रकार की ज्वाइंट जो होती है को हम कार्टिलेज ज्वाइंट, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट भी कहते हैं, क्योंकि इनमें बहुत हल्का सा मूवमेंट होता है, थोड़ा सा दिशा परिवर्तन होता है। जैसे अगर हम बात करें तो हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है स्पाइन, उसकी हो गई, हमारी पसलियाँ और स्टर्नम की जो जोड़े होती है, और रेडियस अल्ना के बीच जो जोड़े, तो बहुत थोड़ा सा इनके अंदर गति होती रहती है, इसलिए इसको अर्धचल संधि कहते हैं, यानी कि पूरी तरह से चलयमान नहीं होती। इसको एम्फार्थ्रोसिस भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एम्फार्थ्रोसिस। हम प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं, तो जो है इसमें स्टेटमेंट और तर्क रीजन की बात करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि इसको और बेहतर तरीके से समझाया जाए, तो आपको बता दो इसके लिए जो हमारा स्टेटमेंट होता है और तर्क होता है, दोनों की मतलब स्टेटमेंट क्या कह रहा है उसको हमें समझना है, और जो तर्क दे रहा है वो वो उस स्टेटमेंट को प्रूव कर रहा है या नहीं, इस चीज़ को भी देखना होगा। अगर प्रूव करता है तो सही है, अगर प्रूव नहीं कर पाता तो ऑप्शनल ऑप्शन के अनुसार ट्रिक करेंगे। तो जो हमारा अभिकथन ए है, स्टेटमेंट, परिसंचरण तंत्र को परिवहन तंत्र भी कहा जाता है, ये सही है। बताता हूँ कैसे। देखिए, परिसंचरण तंत्र का काम होता है ब्लड को पूरे शरीर में प्रवाहित करना। तो और ब्लड में और परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि ब्लड को पूरे शरीर में प्रवाहित करना, ठीक। तो इसको परिवहन तंत्र भी कहते हैं, क्योंकि उस ब्लड में खनिज, लवण, जल, ऑक्सीजन और जैसे भोज्य पदार्थ, ऊर्जावान पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, फैट वसा सब घुले होते हैं। उसी रक्त के माध्यम से हमारे सेल्स टिश्यूज के अंदर तक के पास पहुंच जाते हैं, यानी कि तो इसीलिए परिसंचरण तंत्र को परिवहन तंत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से तो हमारे खनिज, लवण, विटामिन, जल, कार्बोहाइड्रेट, फैट वसा सब हमारे सेल तक पहुंचते हैं और हमारी बॉडी सही काम करती है। एंजाइम हुए, हार्मोन्स हुआ। और तर्क की बात करें तो हृदय प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन तथा पाचन आहार सामग्री भेजता है, तथा कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अवशिष्ट पदार्थ प्राप्त करता है, ये भी सही है। देखिए, हृदय जो होते प्रत्येक कोशिका को, हृदय का काम क्या होता है, ब्लड को पूरे शरीर में सप्लाई करना, और उस ब्लड में क्या होता है, जो भी
पाचन, आहार सामग्री चीज़ें हैं, कोशिकाओं से ऑक्सीजन वापस ब्लड के माध्यम से हृदय में आता है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है। और खाद्य सामग्री में कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा, विटामिन, मिनरल्स, खनिज, जल जो भी होता है वो भेजता है कोशिकाओं की, और कोशिकाओं के यहाँ से फिर रक्त जो होता है उस कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट पदार्थ लेके हृदय में आता है। तो ये एक चक्र चलते रहता है। तो इससे हमारा हृदय का काम का पता चलता है कि कार्य क्या कर रहा है। और हृदय ही तो रक्त परिसंचरण तंत्र का कार्य करता है, यानी कि पूरे बॉडी में हृदय को रक्त को पहुंचाने का कार्य करता है, यानी कि परिवहन की कार्य करता है, यानी कि ढोने का कार्य करता है। तो इसलिए जो तर्क है वो अभिकथन को पूर्ण रूप से प्रूव करती है, यानी कि स्पष्टीकरण देती है कि परिसंचरण तंत्र को परिवहन तंत्र भी कहा जाता है। और इसका काम हृदय द्वारा की जाती है। तो जो इसका उत्तर बनेगा वो बनेगा कि अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सही है, और तर्क आर जो है स्टेटमेंट ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कि ऑप्शन ए की बात कर रहा है। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। तो अगर स्टेटमेंट और तर्क वाले में कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको रहता है तो आपको फिर से कहता हूँ कि उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपने सुझाव ज़रूर हमें दीजिएगा, और बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। जो हमारा प्रश्न संख्या 10 है वो होता है सुमेलित करने वाला, जिसमें सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। इसमें जो सूची 1 है उसमें विटामिन के नाम दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। और ऑप्शन सूची 2 में जो होते इससे कमी से होने वाले समस्याएं, रोग के बारे में दिया गया है। तो अगर हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, और इसकी कमी से व्यक्ति के अंदर रात्रि अंधत्व यानी कि आंखों में समस्याएं आने लगती हैं। इसको कलर ब्लाइंडनेस करते हैं। तो ये है जो होता है विटामिन ए का मिलान रात्रि अंधत्व यानी कि डी से होता है। और अगर विटामिन बी की बात करें, थायमीन की, तो थायमीन की कमी से शरीर के अंदर एक बेरी बेरी नामक रोग होने लगता है। और विटामिन सी की बात करें, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, और इसकी कमी से हमारे दांतों में समस्याएं आने लगती है। तो इसको हम पायरिया की समस्या दांत में दिखने लगती है। अगर हम विटामिन डी की बात करें तो डी कैल्सीफोराल के नाम से इसको जाना जाता है, और इसकी कमी से इसका प्राप्ति का स्रोत मुख्य रूप से सूर्य की रोशनी होती है। और इसकी कमी से खासकर बच्चों में इसकी कमी से रिटेक्स नामक बीमारी होती है, जिससे हड्डियां जो होती है उनका वृद्धि विकास तो कम हो जाता है, उसके साथ हड्डियों में विकार आने लगता है, उसको हम रिटेक्स टेढ़े मेढ़े होने लगती है, सॉरी। तो तो विटामिन डी की कमी से शरीर में हमारे रिटेक्स नामक समस्याएं आने लगती है। तो इस तरह अगर हम मिलान की बात करें विकल्प में तो ऑप्शन सी की बात करेंगे। तो ऑप्शन सी जो होता है कि विटामिन ए को डी से मिलाता है, विटामिन बी को सी से मिलाता है, विटामिन डी सी को ए से मिलाता है, और विटामिन डी को बी से मिलाता है। इस तरह इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होता है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो आज का जो हमारा पेपर संख्या 15 का जो पार्ट 2 था वो पूरा हुआ। और आप लोग से विनती है कि अगर कहीं समस्याएं आती है समझने में, या कुछ भी किसी प्रकार की दिक्कत आती है, तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और आप लोग को बता दें कि आप फेसबुक के कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों जो मैं प्रश्न अपलोड करता हूँ उसका कभी उत्तर न दे, इससे समस्याएं आने लगती, बहुत से नोटिफिकेशन मिलने लगता है और समस्या होती। तो कृपया इन प्रश्नों का उत्तर खुद अपने से जज करें प्रश्न पत्र जो अपलोड करता हूँ उसमें, न कि उसका उत्तर आप हमको दें।
और कोई भी समस्या आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इसके साथ साथ अपने राय, अपने सुझाव ज़रूर हमें शेयर करें। और आप लोग को यदि हमारा प्रयास ये अच्छा लगता है तो इस भाई के हौसले के लिए कम से कम एक शेयर, एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर दें, ताकि हमारा हौसला बढ़े और एक बेहतर प्लेटफॉर्म बना सकूं फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो इसके लिए आप सबको धन्यवाद। नमस्कार।